नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं हितेश शर्मा आज लेके आया हूँ आपके सामने एक कार्यक्रम, कौन होगा 2022 में मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं लैंसडौन विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी माननीय AP जुयाल जी, आनंद प्रकाश जुयाल जी। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी विधानसभा के बारे में और कुछ जानेंगे उनके बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और उनकी सामाजिक ज़िंदगी के बारे में। स्वागत है आपका जुयाल जी। धन्यवाद। हम पहले तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में जनता को बताइए कि आप कहां से आए हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, और लैंसडौन विधानसभा की जनता भी ये जानना चाहेगी। देखिए, मैं नैनीडांडा ब्लॉक के बसोली ग्राम से बिलोंग करता हूं और मेरी परवरिश एक साधारण परिवार से भी। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षाएं धुमाकोट और नैनीडांडा ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक हाई स्कूल मैंने धुमाकोट के पास किया। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लोक निर्माण विभाग में 30 साल सर्विस करी। जब ये राज्य बना तो अन्य तमाम लोगों की भांति हमारा भी एक सपना था कि हमारा राज्य बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा, ईमानदारी होगी और इस राज्य का जो अवधारणा, जो पलायन जो हमारा हो रहा है वो पलायन होगा। क्योंकि मेरा खुद का घर, मेरा खुद का गांव और मेरे खुद के इलाके में बहुत सारे गांव खाली हो गए, मकानों में ताले पड़े हैं। घर तो ये पीड़ा होती है जब जाए किसी घर में ताला पड़ा हो। तो ये सपना था कि हमारे जो गांव पुनः आबाद हों, खेती हरी भरी हो। लेकिन राज्य बनने के बाद इसकी और दुर्दशा हो गई और पलायन की गति और ज़्यादा बढ़ गई। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा कि पहले हम सोचते थे, लोग कहते थे बिहार सबसे भ्रष्ट राज्य है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में 1 साल में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हमने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई। मैं इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स का महासचिव था, महासंघ का उपाध्यक्ष था और हम लोगों ने सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी सेक्रेटरी थे वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे थे। और इसी दौरान हमारा PWD सेक्रेटरी से वार्तालाप हुई। जब हमने बातें रखी भ्रष्टाचार की तो उन्होंने एक शब्द कह दिया कि आपने क्या भ्रष्टाचार का ठेका ले रखा उत्तराखंड का। उनका यह था कि भाई एक PWD में एक लखनऊ का जो इंजीनियर इन चीफ रिटायर हुआ है उसको यहाँ उत्तराखंड में स्थापित करने के लिए लोक निर्माण विभाग का तकनीकी सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो इस बात में हमारा विरोध था कि जिस विभाग में जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर सारे के सारे तकनीकी है तो वहाँ पे टेक्निकल एडवाइजरी कहाँ जरूरत है। इस बात पे वही सवाल मुख्यमंत्री का भी था, क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत रिश्तेदार रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी यही जवाब दिया कि आपने क्या उत्तराखंड का ठेका ले रखा है। यही सवाल लोक निर्माण सचिव का भी था। तो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनसे ये कहा कि ठीक है, हमने अपनी नौकरियां दांव पे इसलिए थोड़ी लगाई कि आप बाहर के लोगों को, भ्रष्टाचारियों को यहाँ संरक्षण दो। और वहाँ पर एक हमारे लोगों ने कहा कि हम अपने कैडर से किसी को चुनाव में उतारेंगे। और मैंने अपने वॉलंटरली इस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने वो चुनौती स्वीकार की कि ठीक है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लूँगा और भाजपा या कांग्रेस की जो ये राष्ट्रीय दल हैं जिन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार को, उसके खिलाफ चुनाव में उतरूँगा। और मैंने जनवरी 2002 में अपनी सेवा से त्यागपत्र दिया। इतना जरूर, जिस दिन मैंने त्यागपत्र दिया उसकी अगली जो DPC होती है उसमें मेरा प्रमोशन ड्यू था। लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और मेरी अभी 10 साल की सेवा बाकी है तो 10 साल में तो भ्रष्टाचार का पौधा पेड़ बन जाएगा। इसलिए मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए और इस बात को सिद्ध करने के हम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अपनी नौकरी छोड़ी और मैदान में कूद पड़े। दुर्भाग्य है लोगों ने हमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज तक भी हम उन मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, ज़मीन में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन लोग ये थोड़ा बहुत राहत इस बात का कि 21 साल बीतने के बाद अब लोगों को एहसास हो रहा है कि वाकई हमको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से छला है। और अब लोगों का रुझान थोड़ा उत्तराखंड क्रांति दल की हो रहा है। लेकिन उसमें भी वो लेकिन और पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम ये निवेदन जनता से कर रहे हैं कि अब लेकिन और पर का सवाल नहीं है, अब तो अस्तित्व का सवाल है। और भ्रष्टाचार की भेंट पूरा देश राज्य चढ़ गया। मुझे इस बात की तकलीफ है, आज भी है। और पुनः हम इस उम्मीद से कि हो सकता है अब लोगों को एहसास हो गया होगा कि हम छिले गए हैं
फिर भी एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को, जिसने राज्य की परिकल्पना करी थी, जल जंगल जमीन के मुद्दे सॉल्व करने की, यहाँ के जल का सदुपयोग करके जल विद्युत परियोजना बनाने की, पर्यटन स्थलों को स्थानीय लोगों को जो है वहाँ पे रोजगार देने की, उनका विकास करने की, और हमारी जो खेती है जो बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है उनको आबाद करने की जो सपने उत्तराखंड क्रांति दल देखे थे, हो सकता है अगर अब की बार जनता हमको मौका दे दे तो हो सकता है वो सपने दोबारा से फिर हमें जो है वो साकार करने का अवसर मिले। ये मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। कई बार आपका जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच आया है, हमें भी देखने को मिला है कि स्थानीय विधायक ने लैंसडाउन विधानसभा में कोई विकास कार्य, आपने भी बताया कई बार कि नहीं कि हुआ है विकास कार्य। सड़कें अभी तक आपके सोशल मीडिया हैंडल पे दिखती रही हैं कि टूटी पड़ी हैं। तो क्या सच्चाई क्या है? बुनियादी स्तर पे कोई विकास कार्य हुआ है या सिर्फ विधायक साहब जी ने बजट का इस्तेमाल कहीं और कर दिया? देखिए, एक्चुअली इसमें विधायक को ही दोष देना कर मैं वो भाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्रतिद्वंदी हूँ, और मैं इस तरह की प्रतिद्वंदिता नहीं चाहता कि मैं अपने प्रतिद्वंदी की बुराई करूँ। लेकिन धरातल में वाकई बात है कि उस विधायक क्या करेगा जब सारे पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार झूठे नारे दे रही है, घोष और अपने अपने लोगों को तो दे रही है, लेकिन आम पब्लिक के जो फ़ायदे के काम है, जो विकास के काम होने वो नहीं कर रही है। विधायक क्या कर लगे विधायक निधि से, ठीक है वो मानता हूँ कि विधायक जी ने अपनी विधायक निधि का सदुपयोग नहीं किया। अब वो भांडे बर्तन बांट करके अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो तो विकास थोड़ी हुआ, वो तो किसी तरह से बजट ठिकाने लगाने वाली बात हुई। और भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार तो छोड़िए, वहाँ पर तो जैसे खनन हो रहा है, खनन का पूरे प्रदेश में एक हमारे उत्तराखंड में प्रतिबंध है कि आप खनन नहीं कर सकते। पर्वतीय क्षेत्रों में आप कहीं से पत्थर नहीं निकाल सकते, नदी से रेत बजरी नहीं निकाल सकते, लेकिन वहाँ खुलेआम पहाड़ इसलिए काटे जा रहे हैं कि वहाँ के बाहर के जो हरियाणा का ठेकेदार या कहीं का उसने बड़े बड़े करोड़ों के टेंडर ले लिए हैं, और वहीं पे लोकल पत्थर टूट पर वहीं पे क्रशर लगा रहा है जो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं है, खनन विभाग की परमिशन नहीं है, राजस्व विभाग की परमिशन नहीं है, PWD की NOC नहीं है, और फिर भी वहाँ पे भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का जो हो वहाँ पे पत्थर सप्लाई हो रहा है। और SDM तहसील के बीच से होकर के भरे हुए ट्रक जा रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है वो भी आंख मूंदे है, और हमारे स्थानीय लोग अगर कहीं से पत्थर एक उसमें ले जाएंगे उसको ट्रक को सीज कर देंगे। तो ये हो रहा है, और निश्चित रूप से ये विधायक जी के संज्ञान में होगा। मैं ये तो आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप कहीं ना कहीं विधायक जी या तो उनके प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है या कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और अगर खनन वैध है तो हमारे पेड़ काट के जो आप सड़कें क्यों रोक रही? पेड़ भी कटवा लो ना फिर। जो बहुत सारे लोगों के पेड़ सड़कें इसलिए नहीं बन रही कि पेड़ आ रहे हैं, तो उन पेड़ों को भी कटवा लो। अगर विधायक जी खनन जायज़ है तो पेड़ काटना में जायज़ है, लेकिन अगर सुविधा देनी है तो पेड़ कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर उनका स्वार्थ है वहाँ पर तो कोई नियम कानून नहीं है, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर नियम आ जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि चलो विधायक क्या, लेकिन कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कर्मचारी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऊपर का प्रेशर जरूर होगा, मैं मानते नहीं, कहीं कहीं उनकी नैतिकता भी तो है। छोड़ देना, ट्रांसफर क्या कर लेगा प्रशासन, क्या करेगा? अगर आप विधायक या मंत्री की बात नहीं मानेंगे तो आपको धारचूला भेज देंगे, जोशीमठ भेज देंगे, SDM से आपको पटवारी तो नहीं बनाएंगे, और या जो यहाँ पर बंदर बाट कर रहे हैं उनको SDM से DM तो नहीं बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका निजी स्वार्थ है। तो मेरा चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे कोई भी उनको निडर होकर के काम करना चाहिए। और ये इसलिए कि एक्चुअली प्रशासन ने, सरकार ने सारे के अधिकार अपने पास सुरक्षित रख रखे हैं। हर विभागों में जितने भी विभागीय अध्यक्ष हैं वो फुल फ्लेज नहीं है, प्रभारी बना रखे हैं, और वो अपने प्रमोशन के लालच में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको कुछ मिल रहा हो न मिल रहा हो, लेकिन आरोप उन पे लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस तरह के भ्रष्टाचार से न डरें। जब आप राज्य बनाते समय नहीं डरे तो अब तो राज्य बन गया, आप काहे को डर रहे हैं? भ्रष्टाचार न करें, और कम से कम इन नेता विधायकों की दबाव में तो बिल्कुल नहीं, जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं उनके दबाव में क्यों आ रहे हो? सही बात है, जुएल जी ने बिल्कुल सही कहा कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर आम जनता की भी यही राय है कि अब आम जनता भी इन सब चीज़ों से जाग उठी है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जनता चाहती है, चाहे वो डबल इंजन की हो चाहे ना हो। मेरा ये सवाल भी है कि आप यहाँ पे कर्मचारी नेता रहे हैं, काफ़ी समय आपने यहाँ सर्विस में भी बिताया, उसके बाद लोगों का साथ आपको देहरादून में ज़्यादा है
और फिर भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आप लैंसडाउन विधानसभा अपने पैतृक गांव जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं नौकरी छोड़ने का मेरा मकसद यही था कि पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है और वहाँ के सीधे साधु के लोगों को भ्रष्टाचार के का जो है शिकार बना करके तमाम उनके साथ छल बल किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों का शोषण किया जा रहा है, विकास नहीं हो रहा। तो देहरादून में निश्चित रूप से मैं रहा और मेरे कम से कम 10-15 साल मैंने यहाँ सर्विस करी है और मैं कर्मचारी नेता भी रहा हूँ और आंदोलन के में मैं बहुत मेरी अग्रणी भूमिका रही है। और लोगों का ये कहना सही है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता, मेरे मित्र कहते भी हैं कि आप यहाँ से लड़ो, हम आपको गाड़ी भी मुहैया करेंगे, वोट भी डालेंगे सब, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रोकना है। अब देहरादून का विधायक लैंसडाउन में तो कोई काम करने का नहीं। मैं जीतूँ हारूँ अपनी जगह में, हार जीत का अगर हम कहीं पे संघर्ष करें तो मुद्दे जिंदा है। हम लगातार हार रहे हैं और हार करके भी हमने मनोबल नहीं गिराया, तो हमारी तो हारते हुए भी जीत है, क्योंकि वो आदमी हमारे सामने नज़र नहीं उठा सकता जो भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रखे। और हम हमेशा नज़र उठा के चलते हैं, गर्व से चलते हैं कि हाँ, हमने राज्य के लिए संघर्ष किया, राज्य के लिए नौकरी छोड़ी और आज भी राज्य के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से विधायक बनता तो निश्चित रूप से हम 5 साल में एक करके दिखा देते कि कहीं ना कहीं हम पलायन रोकने की दिशा में आगे बढ़ गए। इसी सपने को लेकर के मैं आज फिर हूँ कि अगर मुझे एक बार मौका मिल गया तो 5 साल में मैं कहीं ना कहीं स्थापित कर दूंगा अपने को और लोगों को मैं इस बात का एहसास कराऊंगा कि आपने 20 साल पहले हमको विधायक न बना करके गलती करी। और मैं ही नहीं, उत्तराखंड प्रांत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ी हैं और आने वाली पीढ़ी, घर में संपन्न है सब लोग, जिन्होंने नौकरी छोड़ी इसलिए नहीं छोड़ी कि भ्रष्टाचार करेंगे, इसलिए छोड़ी कि दूसरे के बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे कोई कहीं ना कहीं हम पर्वतीय क्षेत्र में हमारे आपस में नाते रिश्ते हैं। तो अगर हमारा बेटा कहीं अपमानित होता तो हमें दुख होता है। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि हम पर्वतीय क्षेत्र में हमको मौका लगे, तो हम जानते हैं कि हम वो प्लान कैसे रोकना है। अब उनको क्या पता, जिन्होंने कभी पहाड़ देखा नहीं वो क्या प्लान। अब दुर्भाग्य देखो ना कि झा, शुक्ला जो यहाँ होती नहीं, साउथ इंडियन की उनका तो नाम भी नहीं लिया, वो लोग यहाँ पे सरकार ने सलाहकार रखे, वो क्या सलाह देंगे? जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा वो क्या सलाह देंगे कि वो सलाहकार रखे साहब मोटी रकम लेकर के और भ्रष्टाचार की सलाह दे रहे हैं कि कैसे सलाह किया। तो इस बात का आक्रोश है और मैं उन लोगों का खैर मैं आभार प्रकट करता हूं जो मुझे चाहते हैं कि मैं यहाँ से लड़ूं, लेकिन मेरे नौकरी छोड़ने का मकसद है, सबसे पहले मैंने अपने गाँव में मकान सही किया। जो हम लोग कहते हैं साहब भाई अपने पहले गाँव से, हम खुद गाँव तभी तुम दूसरे को कहेंगे, और जब हम पलायन करके तभी हमको पलायन का दर्द भी एहसास हुआ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो अपना गांव छोड़ करके अन्यत्र कहीं बस गए, उनको निश्चित रूप से उत्तराखंड की दर्द है, अपने गांव के अपने मकान का दर्द है। तो मैंने एक पहल करी थी, अपने गांव गया, अपना मकान बनाया, वहाँ पे मैंने संघर्ष। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह अन्य लोग भी, क्योंकि यहाँ पर हम 100 गज या 200 गज के मकान में हम भले ऐश कर लें, लेकिन हमारी तो वहाँ 200 नाली ज़मीन बेकार जा रही है और आज सरकार उस ज़मीन पर नज़र गड़ाए। अब बाहर के माफिया जाएंगे, उस ज़मीन में होम स्टे बनाएंगे, जोड़ खोलेंगे, वो पैसे कमाएंगे और हम उनके नौकर बनेंगे। तो ये आने वाले समय, इससे मुझे चिंता है और इसी संघर्ष को अब बहुत सारे लोग निगेटिव बात करते हैं, उनके पास क्या है, उनको क्या देंगे। अभी बच्चे के बड़ा पीड़ा हुआ जब बच्चे बोले कि जो हमको दारू देगा हम उसको वोट बोलेंगे। अब बताइए कितना हम तो मर करके भी ऐसा नहीं सोच सकते कि हम किसी को दारू पिलाएं। हमारे पास विचार है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास संघर्ष करने की ताकत है, और जो उनके पास नहीं है कि वो तो उनके पास तो झूठ है। राष्ट्रीय दलों के पास झूठ है। कोई कह रहा है बिजली फ्री दे देगा, भाई कहाँ से दे देगा? बिजली फ्री देगा तो हाउस टैक्स बढ़ाएगा, ज़मीन के सर्किट रेट बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, तेल तो वहीं से निकलेगा ना। तो लोग भ्रम में है कि किसको देगा। अब बाद में पता चलेगा, सब जैसे अंत्योदय, BPL उनको दे दिया और बाकी को लूट लिया। तो लोग भ्रम में है कि केजरीवाल है कोई भी, और हम तो यूकेटी तो हमारा तो नैसर्गिक अधिकार है बिजली। अगर हम तो करें हम तो बिजली का पानी भी फ्री देते। अगर हमारी सरकार होती तो आज तक 21 साल में हमारे लोग इस लायक होते कि फ्री की बात ही नहीं करते, हो तो लोगों को पालते, वो अपने व्यवसाय से, अपने रोज़गार से वो उसकी मार्केटिंग होती और वो संपन्न हो चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने उनको दारू में और फ्री की उसमें आदत डाल दी।
तो हम मेरा आक्रोश इस पे भी है। लेकिन अब मेरे पास अब समय है भाई, उम्र बढ़ रही है, फिर भी दुख है कि यार हमारा ये 20 साल का समय, 21 साल का जो हमने नौकरी छोड़ के बर्बाद किया, उसका वैसा लाभ नहीं हो जो हम चाह रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। बाहर राष्ट्रीय दलों से हमको बहुत ऑफ़र मिले, राज्य मंत्री दर्जे का ऑफ़र मिला, पैसे का ऑफ़र मिला, लेकिन हमने बड़े आदर से, बड़े सम्मान से उनके प्रस्ताव ठुकराए कि हमने कहा भाई अगर हमको पैसे कमाना होता तो हम नौकरी क्यों छोड़ते, नौकरी करते और फिर पूरा भ्रष्टाचार करते और तब बीजेपी में जाते, पैसा कमाते। लेकिन हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। ईश्वर ने हमको एक बेटा दिया है, योग्य बेटे दिया है, और कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। तो ईश्वर ने मेरे को बेटा, योग्य बेटा दिया है। मेरे भाई, मेरा परिवार संपन्न है, उनके दम पे, उनकी आड़ पे मैंने नौकरी छोड़ी, और मेरे को किसी किस्म की न तो मलाल रहता है, न कोई इस कमी। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोग झूठ को विश्वास करते हैं, सच्चाई को जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कम से कम 21 साल में लोगों ने समझ लिया होगा कि हम बार बार ठगे गए हैं, और अगर अब भी ठगे जाएंगे तो फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। जुएल जी, कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों के मन में है उत्तराखंड क्रांति दल को लेके कि पूर्व में भी उत्तराखंड क्रांति दल पे भरोसा करके 7 सीटें, करीब 4 सीटें दी गई थी, और उसके बाद वो ग्राफ नीचे गिरता रहा। तो क्या ये यूकेडी के ऊपर लोगों का, आम जनमानस का, उत्तराखंड का भरोसा उठता रहा यूकेडी के ऊपर से? देखिए, ये लोग गलत कह रहे हैं कि उन्होंने 4 सीट दी, क्योंकि 4 सीट उन्होंने दी नहीं। वो जो हमारे 4 लोग जीते, 4 सीट जीते, वो इतने सक्षम थे। काशी सिंह हरी, दिवाकर, पर इनका संघर्ष था। आपके डॉक्टर नारायण सिंह चंदवाल या प्रीतम सिंह जो हमारे पहले वो जीते, अगर लोग देते तो 40 देते ना। अगर आपने यूकेडी को वोट दी होती तो आप सरकार बनाते, लेकिन किसी ने नहीं बनाई। और दूसरी बात है कि दूसरा कारण ये था कि उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी राज्य की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्र राज्य की लड़ाई नहीं लड़ा था। उन्होंने कहा हमको सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश दे, और अंतिम दिन तक वो तो ठगे गए। जब राज्य की घोषणा हुई, वो तो केंद्र शासित प्रदेश मांग रहे थे। हमारे सामने नक्शा हिमाचल था, हमारा आदर्श हिमाचल प्रदेश था, और हमारी यूकेडी की ये इच्छा थी कि पहले हिमाचल की तरफ में हमारा राज्य भी केंद्र शासित प्रदेश मिले, और 10-15 साल जब वो ठीक अपना हो जाए, उसके बाद जो है स्वतंत्र राज्य बने। तो इन्होंने तो कहीं से सोचा नहीं था। वो तो अचानक तो वो उनका जनाधार पहले से था, काशी सिंह हरी, दिवाकर, वो तो जीत गए, लेकिन बाकी लोग चले गए। अब रहा उसके बाद 70 + 1 इन्होंने नॉमिनेटेड 71 विधायकों में 4 विधायक क्या कर लेते? आपने कह तो रहे हैं आप कि आपने 4 विधायक दे दिए, 4 विधायकों ने वो क्या कर लेते? क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने उत्तराखंड के मुद्दे नहीं उठाएंगे? लेकिन पहले दिन से ही मीडिया को बीजेपी कांग्रेस ने मैनेज कर लिया। तो हमारी बात कौन छपेगा? और ये सब जानते हैं कि यूकेडी के पास पैसा नहीं है, आज भी नहीं है। मैं उनको भी जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूकेडी बुरी है, यूकेडी के नेता बुरे हैं, लोग क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं साहब बाहर के, लेकिन उन क्षेत्रीय दलों की तरफ अभी तो देखिए आप, उनके नेता उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक अध्यक्ष थे साइंटिस्ट। आप किसी भी प्रदेश में बताइए कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है? अपराधी प्रवृत्ति के हैं, किसी ने मर्डर कर रखा है, किसी ने डकैती डाल रखी है, किसी ने कुछ कर रखा, सारे वो लोग उनके नेता हैं। और हमारे इतने सुयोग्य नेता हैं, काशी सिंह हरी पढ़ा लिखा व्यक्ति, आर्मी में सेलेक्ट हो गए थे। एक तरफ अपॉइंटमेंट आर्मी का, दूसरी तरफ ऑफर यूकेडी से चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ने का कोई भरोसा नहीं था कि जीतेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने इसको चुना और चुनाव लड़ा। तो इनका संघर्ष नहीं मान रहे। 1996 में काशी सिंह हरी को, दिवाकर को बोला बड़ी जी कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। जिस व्यक्ति को पता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और उनको एक बार बोला कि चुनाव नहीं लड़ोगे, वो आज्ञाकारी। इतना बड़ा त्याग जिन लोगों ने किया, आज उन पे जब लोग उंगली उठाते हैं मुझे बड़ी पीड़ा होती है। पहले उनके समक्ष आ जाओ, उनका विरोध करो बेशक, लेकिन उनके लेवल पर करो कुछ त्याग, कोई तो त्याग करो। उन्होंने नौकरी छोड़ी, दिवाकर भट्ट ने अपनी नौकरी छोड़ी, कई लोगों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने केवल जुमले सुन लिए कि साहब ये तो लड़ते हैं, और वही आप बार बार तो रहे। क्या बीजेपी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस। आप हरीश सिंह रावत जी का, हरीश रावत जी के देखिए आजकल की वीडियो, 9 कांग्रेस के बीजेपी में चले गए और फिर वापसी हो रही है। क्या वो लड़ते नहीं है? उनके लिए पैमाना दूसरा।
और इससे बड़ी बात मेरा निवेदन है, मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, मेरी पीड़ा भी इस बात की, यार जनता अपना भी आकलन करे ना। आखिर वो भी तो जनता है जिन्होंने उन बेईमानों को वोट दी। आप वहाँ के लोगों ने झारखंड में या उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको लोगों ने वोट दे दी। और हमारे यहाँ इतने लोगों फिर भी वोट नहीं था। कहीं कहीं जनता भी प्रश्न चिंता करता कि जनता का जो मूल्यांकन करने का नजरिया है वो ऐसा क्यों है, क्यों उनका त्याग तपस्या है। बट ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हमारे पास आज भी हमारे हरी जी के पास, देवगर, बहुत सारे लोग बाहर के लोग हैं कि लाइए हमको 30 सीट हम देंगे, लाइए इतने करोड़ रुपये। लेकिन हम जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर हमने उनका पैसा ले लिया तो फिर वो भी हमको अपने इशारों पे नचाएंगे। तो यहाँ भी त्याग है। यूकेडी के पास पैसा इसलिए नहीं है कि हम बाहर के लोगों से पैसा नहीं ले रहे। और अन्य कौम, जितने भी कौम है, चाहे सिख कौम हो, चाहे मोमडन्स हो, वो सब अपने कौम के लिए पैसा देते हैं। और हमारी कौम ने कभी यूकेडी को 1 रुपये नहीं दिया। ताने जरूर कसे, जैसे ये कभी या तो भाई थोड़ा आर्थिक सहयोग करो, तब तो आपका नैतिक अधिकार, आप दे तो कुछ नहीं रहे, आप केवल ताने दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा एंगल बदलिए और एक बार करके देखिए ना। आप दोगे, किसी को जब दिया रहता है तो आदमी का अधिकार होता है बोलने का। आप बोल तो जा रहे हो और वो सिर्फ बोल के आ रहे हो, जो बीजेपी बुलवा रही या जो कांग्रेस बुलवा रही, अरे ये तो लड़ते हैं, बताइए आप। तो ये इंसान जहाँ भी होगा थोड़ा सा टकराव होता है हर जगह। वहीं जुएल जी, हमारा ये सवाल भी रहेगा, हमारे दर्शक और जनता जानना चाहती है कि अब चुनाव का तारीख भी सामने आ चुकी है। 14 फरवरी को आगामी चुनाव होने 2022 के, और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो इसी बीच जो सरकार ने भी क्या कहते हैं, बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं। जैसे आपके स्थानीय विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं कर दी तुरंत ही, जैसी चुनाव की तारीख नज़दीक आई तुरंत ही बहुत सारी घोषणाएं हो गई हैं। तो क्या ये इन घोषणाओं को, क्या जनता के लिए ये कोई फ़ायदेमंद है या सिर्फ चुनावी जुमला है? देखिए, ये उन्होंने अपने अपने हर जगह, जिनको कहते हैं मठाधीश, अपने अपने मठाधीश हर जगह बिठा रखे हैं। और उनको पता है कि साहब यहाँ सड़क, अब लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। भाई रोड नहीं तो वोट नहीं, तो रोड कौन देगा? ये सर विधायक जब जीतेगा तभी तो देगा। अब आप जिसको आपने कभी प्रधान भी नहीं बनाया और उसको कह रहे हैं आप सड़क नहीं, तो वो कहाँ से लाएगा? या आप गांव का प्रधान चुनते हैं, जब प्रधान चुन जाता है तभी तो वो काम करता है, पहले तो कोई करके नहीं देता। और जिनने आपने बारी बारी से सत्ता दी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब उनके जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और सरकार को तो पता है, हमें तो पता नहीं था, उनको पता था कि अब इतनी तारीख को आचार संहिता लगेगी, तो अपनी अपनी घोषणाएं कर लो। हर जगह जा करके मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि एक ही जगह पे, एक स्थान पे 50-50, 100 योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं। ये घोषणाएं 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी। मेरा उनसे निवेदन है कि भाई आप इस बात का मत मानिए कि ये घोषणा होगी। घोषणा का कोई भरोसा नहीं है। अब आचार संहिता लगी, कल को वो चुनाव हार जाएंगे, कहेंगे देखो जी हमने तो कर दिया था। ये चीज़ें आपको 5 साल पहले, जैसे ही वो सरकार बनी उस समय ये घोषणा हो जानी चाहिए। और आज 5 साल में वो परियोजना पूरी होकर उनका लोकार्पण होना चाहिए था। तो इस बात का लोगों को आक्रोश होना चाहिए था कि जो चीज़ हमको 5 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, आपने 5 साल तक इसलिए लटकाई कि इनसे वोट मांगने के समय इनको घूस रिश्वत के टाइम पे की तरह से ये योजनाएं सौंपेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस बात का संज्ञान जरूर लें कि ये ठगते हैं, छल बल करते हैं। और अब की बार जो अपनी वोट डालोगे अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, जो अब हमारे बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, 20 जो पहली बार वोटर है, उनको जरूर समझना चाहिए। कहीं ना कहीं जुएल जी, आपने भू कानून को बड़े अपने स्तर पे प्रचार में भी आपने उठाया है कि भू कानून की आप बात कर रहे हैं कि भू कानून हम लागू करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल लागू करेगा। तो बीजेपी और आपके भू कानून में क्या फ़र्क है, ये जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि हम भू कानून नहीं लाएंगे, नहीं तो बाहर के लोग कैसे आएंगे। और कांग्रेस ने सबसे पहले 500 स्क्वायर मीटर का एक वो किया था कि इस राज्य में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 500 वर्ग मीटर से अधिक कोई ज़मीन नहीं ले सकता। उसके बाद बीजेपी के सरकार में, जिसमें यूकेडी भी भागीदारी थी,
तो हमारे जो राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट जी थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, और जो माननीय भुवन चंद्र खड़ूरी तब मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 250 स्क्वायर मीटर का इसमें कर दिया था कि भाई आधा हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक पेज फंसा दिया कि एक परिवार से 4 लोग ले सकते हैं, तो वो तो दुगना हो गया। धैर्येंद्र तिवारी के ज़माने में 500 था और खंडूरी जी के ज़माने में 1000 हो गया। उसके बाद अब जो वर्तमान में त्रिवेंद्र कुमार जी की रावत जी की सरकार आई, उन्होंने तो खुलेआम कर दिया कि क्योंकि कोई भी आदमी आकर के बेरोक कहीं भी ज़मीन ले सकता है। और अब ये उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बोर्ड लगा रहे हैं कि हम भू कानून लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो इनका भरोसा है ये अगर लाएंगे भी तो कहीं ना कहीं से चोर दरवाजे छोड़ देंगे, कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेज छोड़ देंगे कि बाहर का आदमी है। और हम यूकेडी लाएगी तो बिल्कुल उसको पारदर्शी तरीके से, ताकि बिल्कुल कोई बाहर का आदमी यहाँ पे गलत तरीके से गठजोड़ करके यहाँ की ज़मीनों का दुरुपयोग न कर सकते। हमारी कृषि ज़मीन वैसे ही ख़त्म हो रही, पहले जंगली जानवरों का आतंक हो गया, अब वो जो तोड़ रही भी वो भी अगर माफियाओं के कब्जे चले जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ। तो ये भू कानून उत्तराखंड क्रांति दल हिमाचल की तर्ज पे है, क्योंकि हमारा आदर्श हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल के तर्ज पे हो सके तो उससे भी सख्त कानून हम बनाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आप क्या लैंसडाउन वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आप उनके सामने बात रखना चाहेंगे? देखिए, मैं लैंसडाउन वासियों से या पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से ये जरूर अपील करना चाहूँगा कि जो मेन मुद्दे थे वो भटका दिए गए, जैसे शिक्षा थी, हमारा स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ें मेन चीज़ थी। एक सड़क थी, चलो सड़क तो जैसे तैसे बन गई है, लेकिन वो सड़क हमारे पलायन का माध्यम बनी। ये नहीं कि लोग आते बाहर, उल्टा जो जिसके यहाँ सड़क बन रही है वो वहाँ से पलायन कर जा रहे हैं। क्यों कर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे शिक्षा का साधन नहीं है। अभी मैंने पहले भी एक आध बार जिक्र किया था कि एक स्कूल बंद हो गई, हाई स्कूल बंद हो गई, और इसलिए बंद हुई कि वहाँ पर टीचर नहीं है। तो आप शिक्षा नीति सरकार क्या सो रही थी? सरकार शिक्षा विभाग को पता नहीं कि भाई फलाने स्कूल में हमारा अध्यापक रिटायर हो रहा है, हम उसी से दूसरी की तैनाती करनी है, तो नहीं करा, और अंततः वो स्कूल बंद हो गई है, और वहाँ के बच्चे 13-13 किलोमीटर पैदल जाते हैं, आते हैं। दूसरी बात है, संचार सुविधा नहीं है। हमारे हर एक आदमी अब कहते हैं साहब हमारे यहाँ जो टावर लाएगा उसको बोल देंगे। अब हम कहाँ से लाएंगे टावर? हमारे तो न तो सरकार है, ना हम इतने बड़े वो हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाई हम पे विश्वास करो, हमने राज्य बनाया, तो हम इसको बचाने के लिए भी आज भी हम आगे, लोग हमको टुकरा रहे हैं, फिर भी हम जा रहे हैं कि नहीं भाई हम आपके। कई बार तो लोग विरोध कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर विरोध क्या है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का। जब उनको पता चलता है कि ये लोग कौन है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता यूकेडी ने क्या किया। तो ये तमाम चीज़ें लैंसडाउन की जनता को हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने 21 साल बहुत दुख झेले हैं, और उस पार्टी ने जिसने ये राज्य बनाया उस पर एक बार आपको भी, क्योंकि हमारे पास और विकल्प भी नहीं है। जितने भी दल आएंगे सब ठगेंगे, और जो माफियाओं के पैसा लेकर के आएगा, हाँ वो निश्चित रूप से आपको ऐन मौके पे अंतिम जो दरवाज़ा जो होता है वो उसमें क्या करेंगे, वो पैसा लेकर के आएंगे, शराब लेकर आएंगे। और मेरा विशेष करके युवाओं से निवेदन है कि ये आप लोगों के भविष्य का सवाल है। अपने जो अभिभावक हैं उनको भी बोलो कि भाई आप लोगों ने अगर सही वोट डाली होती तो आज हम पलायन नहीं कर रहे होते। आज हमारी जो बहन है, मैं लैंसडाउन की बात करूं, हमारी विधानसभा के रखने काल की बहन सुनीता ध्यानी जो है, वो रास्ते में दम तोड़ दी, प्रसव वेदना से रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। या पिथौरागढ़ में 55 किलोमीटर पैदल जो है 4 रुपये में लेकर के आया, तब जाके प्रसव कराया गया। अगर ये हुआ होता तो हमारी सुविधा होती, हमारे लोग पलायन क्यों करते? हमारे बच्चे, हम सब कुछ है पढ़ने के, अगर स्कूल खोल दिए होती वहाँ पर तो क्यों जाते? और रोज़गार के तो हमारे असंख्य साधन हैं। अगर हमारी ज़मीनें फिर से आबाद हो जाए तो अब तो हमारा जो परंपरागत जो हमारा अनाज है, मंडुआ, झंगोरा, वो यहाँ 80 रुपये 90 रुपये किलो मिल रहा है झंगोरा, अब 40 रुपये किलो मिल रहा है मंडुआ। तो अगर यही खेती हमारी दोबारा से हो जाए तो हमारे लोग तो खेतों में अपना पूरी आजीविका उनकी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी नीति नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो ज़मीन है, जो अंतिम हमारा जो एक जीविका का साधन है वो ज़मीन है। क्योंकि कोरोना ने सारी पोल खोल दी। हमारे जो बच्चे बाहर विदेशों में
या दिल्ली बम्बई नौकरी के लिए गए थे, 20-21 साल धक्के खा करके। जब कोरोना में मकान मालिक ने, जो दुकानदार ने या फैक्ट्री मालिक ने कहते भाई नौकरी घर जाओ, तनख्वाह भी नहीं दी, मकान मालिक ने कहा मकान खाली करो, और जिस स्थिति में वो लोग रहे उसकी कल्पना उत्तराखंड क्रांति दल ने गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हर जगह हमारे लोगों ने उन ऐसे लोगों को घर भिजवाया। नहीं तो सरकार, ये बीजेपी की सरकार ने यहाँ के लोगों को तो गुजरात के लोगों को यहाँ से बसें भेजी और हमारे लोगों को हरियाणा बॉर्डर में उतार दिया। और उसके बाद आने के बाद हमने तभी भी मुख्यमंत्री से एक गुहार लगाई थी और एक निवेदन किया था कि अब वो बच्चे आ रहे हैं तो कम से कम सबसे पहले उनका राशन कार्ड बनाएं, उनका भागदौड़ रजिस्टर में नाम लिखें, उनको जो है उनके खेतों को आबाद करे सरकार अपने खर्चे पे उनको खेत, क्योंकि आजकल तो पोर्टेबल ट्रैक्टर है, हर गांव में एक ट्रैक्टर दे करके उनके खेतों को आबाद करें, उनके जो लैंटाना, जो ये जंगली जो झाड़ियाँ जो जम के उनको साफ करें, और मनरेगा की तर्ज पे उनको वहाँ पे काम करवाएं कि लो बेटा अपने खेत में काम करो, पैसे मिले। और जब वो उनको बीज खाद उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दें, और जब तक ये सुविधा नहीं मिलती तब तक हर परिवार को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दे। अगर हम लोग होते हम करते, लेकिन सरकार ने नहीं करा। साल भर रहने के बाद बेचारे फिर धक्का करके वापस चले गए, और अब फिर दोबारा महामारी आने वाली है, अब फिर आएंगे, उनका क्या होगा। तो वो ज़मीन जो उन बच्चों को अगर सरकार नहीं भी करती तो वो कुर्द कर दे। अब उस ज़मीन का भी ड्रोन से सारे रिकॉर्ड चला गया, सारे खसरे सरकार के रिकॉर्ड में जाल कौन कौन खसरे खाली पड़े हैं। अब वो माफिया देखेंगे कि भाई ये खसरा हमको दे दो तो वहाँ पर मैं होम स्टे बनाऊँगा। तो ये सरकार ने जिलाधिकारी को भी आदेश दे दिया है कि 100 बीघा ज़मीन आप लीज पे दे सकते हो। तो वो ज़मीनें हमारी बाहर के माफियाओं को देने की तैयारी सरकार ने कर दी, और दोबारा अगर ये सत्ता में आएगी तो यही उसको अमली जामा पहना देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल ज़मीन बची है, उस ज़मीन को बचाने के लिए क्षेत्रीय दल को आप सत्ता में लाएंगे। केवल लैंसडाउन ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में, या मैदानी क्षेत्र में भी नहीं है। मैदानी क्षेत्र वाले ये ना सोचे कि वो मैदानी क्षेत्र में जहाँ के गांव के लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, और ये मैदान और पहाड़ का झगड़ा खत्म करे उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है। ये तो हमको लड़ाते हैं। इन्होंने पहले राम मंदिर को मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने देश में, और उसी के आड़ पर अब हमारे यहाँ ये राजधानी को मुद्दा बना रहे हैं। मैदान में कहते हैं राजधानी देहरादून और पहाड़ में कहते हैं राजधानी गैरसैंण, और अभी तक हमारी राज्य की स्थायी राजधानी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हमको लड़ाएगी। इस लड़ाई में ना आए। हम मैदान और पहाड़ एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक हैं, और इस खाई को जिस दिन हम ख़त्म कर देंगे उस दिन हम वास्तव में सपनों का उत्तराखंड बनाने में सफल होंगे। और मेरा व्यक्तिगत और उत्तराखंड ग्रंथ का यही ध्येय है। धन्यवाद जोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे दर्शकों आनंद प्रकाश जोयल जी, जो लैंसडाउन विधानसभा से आगामी 2022 के प्रत्याशी हैं उत्तराखंड क्रांति दल के।